Hold up. Hey everyone, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी समय वीडियो को देख रहे हो उस समय की ग्रीटिंग्स। वेलकम टू अनदर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वीडियो फॉर क्लास 8 साइंस फॉर चैप्टर नंबर 10 एज ऑफ एडोलसेंस। एज ऑफ एडोलसेंस इस चैप्टर में हम आपकी ही उम्र के लड़के और लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि भाई एडोलसेंस क्या होता है, हमने पढ़ा प्यूबर्टी क्या होता है, हमने पढ़ा ये एज ऑफ एडोलसेंस कहते किसे हैं। तो एक्चुअल में हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि ये जो 12 से 18 साल के बीच की उम्र होती है इसे हम एज ऑफ एडोलसेंस कहते हैं। इस उम्र में एक लड़का या एक लड़की के बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। इसी चेंजेस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हमने पार्ट वन में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब हम प्यूबर्टी की एज में या एडोलसेंस में इंटर करते हैं ना तो हमारी बॉडी का ये देखो शेप बदल जाता है। हमने और पढ़ा था कि हाइट भी चेंज होती है, ये देखो। तो ये सारी चीजें हमने पार्ट वन में पढ़ लिया है। नाउ इन पार्ट टू आज हम एक नया कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी में हमारे साथ और क्या होता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड्स। ओके, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्लैंड्स क्या होता है। आप जानते हो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे नोज हो गया, हमारा नोज किस लिए है? स्मेल करने के लिए है। आईज किस लिए है? देखने के लिए है। सेम ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है कि वो केमिकल्स सिक्रेट करते हैं, वो केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब अलग अलग तरीके के केमिकल्स को अलग अलग ऑर्गन्स बाहर निकालते हैं। जैसे देखो स्वेट, आप जानते हो स्वेट एक केमिकल ही है, पसीना हमें होता है ये एक केमिकल ही है। और जो पसीना निकलता है वो कौन से ऑर्गन से निकलता है? वो स्वेट ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। और एक और चीज होता है, आपने कभी देखा होगा कि आपके चेहरे के ऊपर ना चिपचिपा चिपचिपा एक ऑयली ऑयली सा केमिकल आ जाता है। उस केमिकल को हम सीबम कहते हैं। और सीबम कौन सा ऑर्गन निकालता है? सेबासियस ग्लैंड। तो इस टॉपिक में यार जो पसीना निकालने वाला ऑर्गन है और जो सीबम निकालने वाला ऑर्गन है, ये दोनों ना प्यूबर्टी की एज में और ज्यादा काम करने लगते हैं और तेजी से काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स होता है, हमें मुहासे होते हैं। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबासियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस। जैसे ही एक लड़का या लड़की प्यूबर्टी की एज में इंटर करता है, दैट मींस कि जैसे ही वो 15 या 16 साल का होता है ना, तो उसके बॉडी में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं उनमें से पहला कौन सा है? स्वेट ग्लैंड, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पसीना निकलता है। दूसरा है सेबासियस ग्लैंड्स। ये दोनों ग्लैंड अपना काम और तेजी से करने लगते हैं। सेबासियस ग्लैंड क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके चेहरे पर यार एक ऑयली केमिकल आ जाता है कभी कभी। कभी कभी क्या, आप बहुत अगर 5-6 घंटे तक अगर फेस को वॉश ना करो तो आप अगर अपने चेहरे पर फिंगर से टच करोगे ना, आप देखोगे ऑयली सा कोई केमिकल आ गया है। उस केमिकल को हम सीबम कहते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं। वो सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों ग्लैंड्स अपना काम और तेजी से करने लगते हैं, मतलब हमारे बॉडी में और तेजी से और जल्दी जल्दी पसीना आने लगता है, ज्यादा पसीना आता है और हमारा चेहरा जो है और ज्यादा चिपचिपा लगने लगता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? मेनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस। इसकी वजह से जितने भी 17 साल के 18 साल के लड़के लड़कियों के आप देखोगे ना, तो उनके चेहरे पर पिंपल्स, मुहासे आ गए हैं, दाने आ गए हैं। और ये किस लिए आते हैं? क्योंकि ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं उन्होंने अपनी काम करने की स्पीड बढ़ा दी है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स। ये जो दोनों ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबासियस ग्लैंड्स, ये जब अपना काम तेजी से करने लगते हैं ना तो पसीना ज्यादा आने लगता है। और जब पसीना आता है मतलब जर्म्स आएंगे। तो जर्म्स जहां पर, वहीं पर तो एक्ने और पिंपल्स होते हैं ना। अब इसका एक डीप भी है यार, आप देखो यहां पर ये फिगर देख रहे हो आप, यहां पर ये है सेबासियस ग्लैंड्स। सेबासियस ग्लैंड का काम क्या होता है? ये एक सीबम नाम का केमिकल रिलीज करता है। ये सीबम देख रहे हो ट्रांसपोर्ट होके हमारे फेस के ऊपर आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ना ऑक्सीजन अंदर आ पाता है ना बाहर आ पाता है। और अगर ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारे जो स्किन के सेल्स हैं ना, वो डेड हो जाते हैं। और जब स्किन के सेल्स डेड हो जाएंगे तो हमें पिंपल्स होंगे, एक्ने होगा, मुहासे होंगे, दाने निकलेंगे चेहरे पर, ठीक है। तो वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन यहां पर यही दिया गया है भाई कि ये जो दोनों ग्लैंड्स है, सेबासियस ग्लैंड्स
और हमारा स्वेट ग्लैंड, ये जैसे ही हम प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हैं तो ये अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जब हम प्यूबर्टी में एंटर करते हैं ना, तो एक और इंपॉर्टेंट चेंज कह लो, ये जो हमारी पूरी आने वाली जिंदगी को इन्फ्लुएंस करके रखता है, वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। आपने देखा होगा यार कि चैप्टर 9 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के बारे में डिटेल्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हम प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हैं ना, तो जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टिस, आप देख पा रहे हो मेल सेक्स ऑर्गन में ये जो आपको ये सर्कुलर सी चीज दिख रही है ना, ये है टेस्टिस। ठीक है, और ये है पेनिस। तो ये दोनों डेवलप कर जाते हैं, मतलब जैसे ही लड़का थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, जैसे 15 साल 16 साल, तो ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बड़ा हो जाता है। और ये जो टेस्टीज है ना, वो क्या करने लगते हैं, वो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब स्पर्म्स क्या होता है, स्पर्म्स वो केमिकल होते हैं जो अगर गर्ल के एग से फ्यूज कर जाए, मिल जाए ना, तो वो बेबी पैदा कर देता है। ठीक है, तो स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। पहला क्या, टेस्टिस और पेनिस का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, ये जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज enlarge एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। अब लड़कों में तो हमने देख लिया क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, जैसे हमारे टेस्टिस बढ़ जाते हैं ना, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस की साइज बड़ी हो जाती है, सेम ऐसे ही लड़कियों में, गर्ल्स में ओवरीज की साइज बड़ी हो जाती है। और जैसे टेस्टिस से स्पर्म्स निकलता है, सेम उसी तरीके से ओवरीज से एक्स निकलते हैं। हम इन एक्स को ओवा भी कहते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 9 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट होता है, तो एक्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और एक्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, एक्स मैच्योर होते जाते हैं। और जैसे ही प्यूबर्टी का पीरियड खत्म होने को आता है, प्यूबर्टी का पीरियड किसी में 2 साल हो सकता है, किसी में 3 साल और किसी में 5 साल, जैसे ही प्यूबर्टी का पीरियड एंड होता है, लड़कियों का जो एक्स होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि अब वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गई होती हैं, अब वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी के पीरियड में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। हम पहले से ज्यादा इमोशनली मैच्योर हो चुके होते हैं। अब हम चीजों को सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसी एज में हमें लव होता है, हमें अपोजिट सेक्स को देखकर अट्रैक्शन होता है। तो इस पूरे टॉपिक में यार बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडोलसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। जैसे ही हमारा एडोलसेंस का पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे ही हम 13-14 साल के होते हैं ना, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। अब हम बड़ों की तरह सोचने लगते हैं। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ना यार हम पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब हम स्कूल जाने लगे हैं। अब हम स्कूल बंक भी कर दें तो पेरेंट्स को कुछ नहीं पता चलेगा। हम पहले से ज्यादा आजाद हैं एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, और हम पहले से ज्यादा बुद्धिमान भी हैं। अब हम गलत क्या है, सही क्या है, ये अपने से पहचान सकते हैं। इसी एज में हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, हमारे सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से जो टीनेजर्स होते हैं ना, टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। वो अपना ज्यादातर समय सोचने में ही बिता देते हैं। आप किसी भी 14, 15 या 16 साल के लड़के को देख लो ना यार, वो सोचता ज्यादा है, करता कम है। क्यों? क्योंकि इसी एज में हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इनफैक्ट it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning। ये इंसान के लाइफ का वो समय होता है ना, जब हमारा ब्रेन सबसे तेज काम करता है। हमारी ब्रेन के पास सुपर पावर रहती है। हम जितनी भी चीजें लर्न करना चाहें, हम जितनी भी चीजें सीखना चाहें ना, हम सीख सकते हैं इस एज में। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के पास ग्रेटेस्ट कैपेसिटी आ जाती है, सुपर पावर आ जाता है इस एज में। चलो आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर। अब एक इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है ना यार, कि कभी कभी लड़के और लड़कियों को इस एज में जो चेंजेस हो रहे हैं
उनका कुछ पता नहीं होता। जैसे ये ज्यादातर केस लड़कियों में होता है, लड़कियों में पीरियड्स आता है और अगर उनके पेरेंट्स ने पीरियड्स के बारे में पहले उन्हें नहीं बताया है तो वो इनसिक्योर सा फील करती हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, while trying to adjust to changes in the body and माइंड। उनके बॉडी में, उनके शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे उनकी हाइट बढ़ रही है, उनकी आवाज बदल रही है, ब्रीस्ट निकल रहे हैं, ठीक है, पीरियड्स आ रहा है, तो ये सारी जो चेंजेस हैं वो एकाएक होने लगते हैं, जिससे जो लड़कियां होती हैं या लड़कों में भी होता है वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं। लेकिन बट एज एडोल्ट्स एंड लर्नर्स, लेकिन एडोल्सेंट्स होने के कारण हमें ये पता होना चाहिए कि देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। ऐसा तो कोई बात ही नहीं है कि हम डरा डरा महसूस करें, हम इनसिक्योर फील करें। क्यों? क्योंकि दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये हमारे बढ़ने की ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सबके साथ होता है, ये एक नेचुरल पार्ट है हमारी लाइफ का, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन करने की कैपेबल हो जाती है ना, तो हमारी टेस्टीज इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो लड़कियों में ओवरीज होती है वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ, अब हम रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गए हैं। ये तो पहला सिग्नल, पहला चेंज होता है जो हमारी बॉडी हमें देती है। इस वजह से इसका नाम हमने रखा है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब कुछ और भी चेंजेस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गए हैं, अब हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। और उन्हीं कैरेक्टर्स को हम, उन्हीं चेंजेस को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का नाम देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। You have learned in chapter number 9 that testes and ovaries are the reproductive organs। हमने चैप्टर नंबर 9 में ऑलरेडी पढ़ा है कि जो लड़के होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम टेस्टिस कहते हैं और जो लड़कियां होती हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम ओवरीज कहते हैं। अब इस टेस्टिस और ओवरीज से ना कुछ केमिकल्स निकलते हैं, इन केमिकल्स को हम गैमेट्स कहते हैं। जैसे लड़कों के टेस्टिस से स्पर्म्स निकलता है और लड़कियों के ओवरीज से ओवा निकलता है। अब बाद में ये स्पर्म्स और ओवा मिक्स हो जाते हैं, तब जाके 9 महीने बाद बेबी पैदा होता है। वो हमने सारी चीजें चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी हैं। अब जब स्पर्म्स और ओवा निकलने लगता है ना हमारी बॉडी से, तो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। जैसे लड़कियों में ब्रीस्ट बिगेन टू डेवलप, लड़कियों में जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और लड़कों में क्या होता है, इन बॉयज फेशियल हेयर्स बड़े होने लगते हैं। फेशियल हेयर्स क्या होते हैं? जैसे माउस्टेचेस हो गया, बियर्ड्स हो गया। लड़कों में जब मूछें आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगता है, तब कहते हैं ना घर वाले लड़का बड़ा हो गया है, मतलब अब हम रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो गए हैं। तो लड़कियों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ब्रीस्ट का डेवलप होना। और लड़कों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फेशियल हेयर का ग्रो होना। ठीक है, एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, ये जो सारे, जैसे हमें मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है और लड़कियों में ब्रीस्ट डेवलप हो जाता है, तो इन चेंजेस से हमें पता चलता है कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। इन्हीं चेंजेस की वजह से हम क्या कर पाते हैं? डिस्टिंग्विश द मेल एंड द फीमेल। और इसी वजह से हम इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। समझ गए? चलो, लड़कियों में तो हमने देख लिया ब्रीस्ट डेवलप होता है, लड़कों में हमने देखा मूंछ और दाढ़ी आ जाती है, और भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं। जैसे क्या होता है, बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, लड़कों के चेस्ट पे ना बाल आ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो लड़के और लड़कियों में एक जैसे होते हैं। जैसे क्या होता है, लड़के और लड़की हो चाहे कोई भी हो ना, उनके आर्म के नीचे, उनके हाथों के नीचे ना बाल आना स्टार्ट हो जाता है। और भी बहुत कुछ होता है। और क्या होता है भाई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके थाइस के ऊपर जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं प्यूबिक रीजन। और प्यूबिक रीजन में बाल आना स्टार्ट हो जाता है, हेयर ग्रो स्टार्ट हो जाता है। ये लड़कों में भी होता है और ये लड़कियों में भी होता है। बोथ बूझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब बूझो और पहेली ने ये तो पढ़ लिया कि हमारे बॉडी में प्यूबर्टी के टाइम कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारी बॉडी ग्रो हो जाती है, लड़कियों में ब्रीस्ट आ जाता है, लड़कों में मूंछ आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है।
बट अब इन्हें ये जानना है कि व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं हमारे बॉडी में, क्यों हमारी हाइट बढ़ने लगती है, क्यों लड़कों में माउस्टेचेस और बियर्ड्स आने लगते हैं, ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं। तो अब हम इस टॉपिक में नीचे यही सारी चीजें पढ़ेंगे। द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस, वो सारे बदलाव जो एडोलसेंस पीरियड में होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, बॉडी का ग्रो होना, ये सब कंट्रोल होता है हॉर्मोन्स से। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कहां से निकलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हमने पढ़ा ग्लैंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपने केमिकल्स को शरीर के बाहर, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी, और एक ग्लैंड ऐसा होता है जो अपने केमिकल्स को इनसाइड द बॉडी छोड़ता है, उस ग्लैंड्स को हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे देखो पसीना हो गया, वो हमारे शरीर के बाहर जाता है, इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और सेम ऐसे ही जो मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन कौन सा होता है? हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लड़कों में, टेस्टिस, टेस्टिस से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर, शरीर के अंदर कहां रिलीज किया जाता है ये टेस्टोस्टेरॉन? हमारे ब्लड में, और ब्लड से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होने लगता है, कहां से? टेस्टिस से, तब हमें पता चल जाता है कि हमारा प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट हो गया है। दिस कॉजेस चेंजेस इन बॉडी, और इसी टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जैसे कि क्या? द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, हमारे चेहरे पर मॉस्टेचेस, बियर्ड्स आ जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी से अब टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है वो निकलने लगा है। और ये कब निकलता है? जब हम प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हैं। समझ गए? जैसे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन निकलता है, वैसे लड़कियों में ना जब वो प्यूबर्टी के पीरियड में एंटर करती हैं, तो लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का क्या नाम होता है? एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन उनके ब्लड स्ट्रीम, उनके खून में सीधा रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो अलग अलग हिस्सा है, जैसे ब्रीस्ट डेवलपमेंट, ये क्यों होता है? एस्ट्रोजन की वजह से ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। अब ये एज होती है प्यूबर्टी की ना, इसी एज में लड़कियों के ब्रेस्ट के अंदर जो एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि जब कोई भी लड़की मां बन जाती है तो उसके ब्रेस्ट से दूध आना, मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। और ये मिल्क किस चीज से आता है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड से। हमने पढ़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है? केमिकल्स को शरीर के बाहर निकालना। तो ये जो मिल्क है ये हमारी बॉडी में ही बनता है, और मिल्क को बाहर निकालने के लिए मेमोरी ग्लैंड का यूज किया जाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स, अब ये दोनों हॉर्मोन्स, चाहे टेस्टोस्टेरॉन हो चाहे एस्ट्रोजन हो, ठीक है, अब जब ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ये क्यों निकलते हैं? ये एक हार्मोन्स की वजह से निकलते हैं। देखो ये खुद में एक हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, लेकिन ये हार्मोन्स तभी निकलते हैं जब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है ये आप देख पा रहे हो, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है? ये दिमाग, हमारे ब्रेन से मैसेज लेता है। क्या मैसेज लेता है? हमारी बॉडी में जो भी जरूरत होती है, जो भी चेंजेस करना होता है ना, ब्रेन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शंस देता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं? ये अलग अलग हार्मोन्स निकालते हैं। इन हार्मोन्स का काम क्या होता है? इन हार्मोन्स का काम होता है कि हमारे बॉडी में जो दूसरे हार्मोन्स हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरॉन हो गया, इनको स्टिमुलेट करता है, इनको उकसाता है, और तभी जाके हमारी बॉडी से टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकलना शुरू होता है। दैट मींस अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही हमारे बॉडी में सारे चेंजेस होते हैं। कैसे होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर पढ़ेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हमने ये तो पढ़ लिया यार कि हमारे बॉडी में चेंजेस किस वजह से होती है। किस वजह से होती है? हॉर्मोन्स की वजह से होती है। हमने ये ऊपर पढ़ लिया, हॉर्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस
होती है। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि भाई हार्मोन्स का रोल क्या होता है, हार्मोन्स क्या काम करती हैं, कैसे ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन करने में मदद करती हैं। रिप्रोडक्टिव फंक्शन क्या होता है, जैसे देखो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, इन्हीं चेंजेस को हम रिप्रोडक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे लड़कियों में अगर ब्रीस्ट ग्रो हो रहा है तो ये भी एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, लड़कों में अगर माउस्टेचेस बियर्ड्स ग्रो हो रही हैं तो ये भी एक रिप्रोडक्टिव फंक्शन है। तो हम इस बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब हार्मोन्स का काम क्या होता है, वो कैसे रिप्रोडक्टिव फंक्शन करने में मदद करते हैं, हार्मोन्स कैसे बियर्ड्स माउस्टेचेस लाने में मदद करती हैं, हार्मोन्स कैसे लड़कियों में ब्रीस्ट डेवलप करने में मदद करती हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site। अब देखो हमारी बॉडी में ना यार दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया जिससे पसीना निकलता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ये जान लो। इंडो का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशंस को, जो अपने हार्मोन्स को सीधा ब्लड में रिलीज करें, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। चलो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे एग्जांपल देख लो, हमारा टेस्टिस हो गया। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, टेस्टिस से एक केमिकल निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन सीधा ब्लड में रिलीज किया जाता है और ब्लड से वो हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचता है। चलो तो हम इसको पढ़ते हैं यहां पर कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, वो उनमें से हार्मोन्स निकलता है, हम इतना तो जानते हैं। और इन हार्मोन्स को ना ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां पर रिलीज करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में सीधा हमारी रक्त धारा, हमारे खून में रिलीज करते हैं, ताकि ये जो हार्मोन्स है ना, ये पर्टिकुलर बॉडी मतलब इन्हें जहां जाना है वहां तक जा सकें। ये इस पर्टिकुलर पार्ट को हम टारगेट साइट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड टेस्टिस भी होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड ओवरीज भी होता है। अब टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ओवरीज से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। अब जब एक बार टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकल गया तो वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है और वो ऑटोमेटिक शरीर के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जिस हिस्से को उसे डेवलप करना है। जैसे देखो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन जब रिलीज होने लगता है उसकी वजह से हमें फेशियल हेयर्स आते हैं ना, हमें माउस्टेचेस आती है, बियर्ड्स आती है, तो ये इसकी टारगेट साइट हो गई। समझ गए, मतलब देखो जब कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई भी हार्मोन रिलीज होता है तो वो किसी ना किसी पार्ट को डेवलप जरूर करेगा। वो फिक्स होता है कि कौन से पार्ट को डेवलप करेगा। जैसे देखो टेस्टोस्टेरॉन कौन से पार्ट को डेवलप करेगा, हमारी माउस्टेचेस बियर्ड्स को ग्रो करेगा। लड़कियों में जो एस्ट्रोजन होता है वो कौन से पार्ट को डेवलप करेगा, वो लड़कियों के ब्रीस्ट को और बड़ा करेगा। वो लड़कियों के कमर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, हिप वाला रीजन होता है, उसको भी थोड़ा बड़ा करेगा। ठीक है, तो ये जिस बॉडी को डेवलप करता है उसको हम टारगेट साइट का नाम देते हैं। चलो द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन, और जैसे एक बार हार्मोन्स उस टारगेट साइट तक पहुंचता है, टारगेट साइट ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेवलप कर जाता है। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टिलस ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में ना यार बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपनी केमिकल्स को ना सीधा ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। जैसे जैसे कौन सा, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, द टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ओवरीज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है। ये क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये अलग अलग सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे टेस्टिस अलग सेक्स हार्मोन सिक्रेट करता है, ओवरीज अलग सेक्स ऑर्गन्स सिक्रेट करते हैं। चलो यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल
एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हम जानते हैं टेस्टिस और ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को और ज्यादा डेवलप करते हैं। अरे भाई इन्हीं की वजह से तो हमारे अंदर फेशियल हेयर्स आते हैं, इन्हीं की वजह से तो लड़कियों में ब्रीस्ट डेवलप होता है। देखो टेस्टिस जब टेस्टोस्टेरोन निकालने लगता है तो लड़कों में क्या होता है, लड़कों में फेशियल हेयर्स आ जाता है। और लड़कियों में क्या होता है, जब ओवरी से एस्ट्रोजन निकलने लगता है तो लड़कियों में क्या होता है, ब्रीस्ट डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो यही जो हार्मोन्स होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं हम कि द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने ऑलरेडी देखो पीछे पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं, ये हमने यहां पर पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये एस्ट्रोजन होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स भी किसी दूसरे हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं और वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। चलो वही हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि भाई देखो जैसे ही सेक्स हार्मोन्स निकलता है ना, वो ऐसे ही ऑटोमेटिकली नहीं निकलता, वो किसी दूसरे हार्मोन की वजह से निकलता है। और वो हार्मोन कहां से निकलता है, वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप नीचे देखेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। फिगर 10.3 आपको दिख रहा है, ये है फिगर 10.3। इसमें हम क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है सबसे पहले। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो लड़कियों में एक्स होता है जिसे हम ओवा भी कहते हैं वो मैच्योर होता है, लड़कों में जो स्पर्म्स होता है वो निकलने लगता है। तो इसकी वजह से, इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, लड़कियों में ओवा मैच्योर होता है और लड़कों में स्पर्म्स फॉर्म होने लगता है। अब चलो एक एक करके हम देख लेते हैं कि भाई शुरुआत से होता क्या है एक्चुअल में। देखो सबसे पहले क्या होता है, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो बॉडी की जरूरत के हिसाब से ब्रेन से सिग्नल लेता है, फिर कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। ये अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे हार्मोन्स क्या करते हैं, वो टेस्टिस को और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ने भाई हार्मोन निकाल दिया, ये हार्मोन टेस्टिस तक पहुंचते हैं, ये हार्मोन ओवरीज तक पहुंचते हैं और लड़कों से टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों के ओवरीज से एस्ट्रोजन निकलता है। अब जब एक बार ये निकल जाता है तो क्या होता है भाई, इसके बाद होता है ये ब्लड स्ट्रीम में सीधा रिलीज कर दिया जाता है। जब लड़कों के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, लड़कियों के ओवरीज से एस्ट्रोजन निकलता है, तो ये सीधा हमारी ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये टारगेट साइट तक पहुंचा दिया जाता है ब्लड के द्वारा। अब जैसे ही हमारा खून बहता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली उस जगह तक पहुंच जाता है जहां इसको बॉडी को डेवलप करना है। जैसे देखो लड़कियों में जो एस्ट्रोजन होता है वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाता है, ब्रीस्ट वाले हिस्से में पहुंच जाता है, चेस्ट वाले हिस्से में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनका चेस्ट क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है भाई, बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप तो हमने देख लिया कि चलो ठीक है, जो ये हार्मोन्स होते हैं जब ये एक बार ब्लड में रिलीज हो जाते हैं तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जाते हैं, जिनको हम टारगेट साइट का भी नाम देते हैं। वहां पर जाके ये उस बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और इसी वजह से ये हार्मोन्स जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंच जाते हैं, इसी वजह से हमारी जब प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट होता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं। तो अब आपने जान लिया कि हमारी बॉडी में चेंजेस क्यों होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 10.5, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस कब से लेकर कब तक सेक्स कर सकते हैं, मतलब कभी तो ऐसा समय आएगा ना कि जब वो अब सेक्स करने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो आगे जानते हैं। एडोलसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। हम जानते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं वो पहली बार रिप्रोडक्शन करने के लायक कब होते हैं, जब उनकी लड़कों की जो टेस्टिस होती है और लड़कियों की जो ओवरीज होती हैं, इससे जब गैमेट्स, गैमेट्स का मतलब क्या होता है, केमिकल्स, टेस्टिस से स्पर्म्स निकलता है और ओवरीज से
ओवा निकलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। तो जब लड़कियों में और लड़कों में पहली बार ये गैमेट्स निकलता है तो हम कहते हैं कि इनके रिप्रोडक्टिव लाइफ की शुरुआत हुई है, मतलब अब लड़के और लड़कियां सेक्स करने के लायक हो चुके हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। अब यहां पर बताया जा रहा है ना कि भाई जो लड़कों में टेस्टिस से स्पर्म निकलता है ना, वो लड़कियों के मुकाबले ज्यादा दिन तक निकलता है। मतलब अगर लड़कियां अपने ओवरीज से एक्स 50 साल तक निकाल पाती हैं तो लड़के अपने टेस्टिस से स्पर्म्स 60 साल तक निकाल पाते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि लड़के अगर 60 साल तक सेक्स कर पाते हैं तो लड़कियां केवल 50 साल तक ही सेक्स कर पाती हैं। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी। लड़कियों में रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी कब आती है? जब वो प्यूबर्टी की एज में एंटर करती हैं। प्यूबर्टी की एज लड़कियों में कब आती है? जब वो 12 साल की होती हैं या जब वो 10 साल की होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि जब वो 10 या 12 साल की होती हैं तब वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करती हैं। और कब तक करती हैं? लास्ट टिल द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स। कब तक लड़कियां सेक्स कर सकती हैं? जब तक वो 45 साल की होती हैं या ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक ही गर्ल्स सेक्स कर पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द ओवा बिगेन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो लड़कियों में एक्स होता है जिसे हम ओवा भी कहते हैं, वो जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है ना तो वो धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर एक बार जो एग है, जो ओवा है, वो मैच्योर हो जाता है ना तो वो रिलीज कर दिया जाता है, वो निकाल दिया जाता है। ओवरीज उन्हें निकाल देती हैं और निकाल के कहां रख देती हैं? यूटेरस में। ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो आप, यूटेरस। यहां से ओवरीज निकलती है और यूटेरस में जाकर एक्स क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, और ये जो एग है वो हर 28 या 30 दिन बाद लड़कियों के ओवरीज से निकलता है। मतलब एक बार लड़कियों ने ओवरीज से एक मैच्योर एग निकाल दिया तो दूसरा मैच्योर एग 28 या 30 दिन बाद ही निकलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो 28 या 30 दिन का पीरियड होता है ना, द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। अब जो यूटेरस है इसको क्या करना है? इसमें एग आएगा। इसकी वजह से क्या होता है? ये जो ओवरीज से जब एग यहां से चलता है तो जब यहां पर आता है तो यूटेरस क्या हो जाती है? थिक हो जाती हैं। इनकी जो वॉल्स होती हैं, देख रहे हैं यूटेरस में 3 दीवारें हैं, ये दीवार क्या हो जाती है? और ज्यादा चौड़ी हो जाती है। समझ में आया? इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड। अब यहां से दो संभावनाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? कि अगर एक बार लड़कियों का जो एग होता है वो यूटेरस में आ गया तो अगर इस एग को लड़कों का स्पर्म मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तब तो ये बेबी बना लेता है और बेबी आगे चलकर डेवलप करने लगता है और 9 महीने बाद एक हमारे पास बच्चा पैदा हो जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं कि नहीं? लेकिन दूसरा केस क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर इस यूटेरस में एग यहां पर है और इस एग को लड़कों का स्पर्म नहीं मिलता है ना, तो क्या होता है? क्या होता है? द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels are shed ऑफ। ये जो एग है ना वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और ब्लड की तरह बह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई लड़कियों में पीरियड्स स्टार्ट हो गया है। समझ में आया? दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वीमेन विच इज कॉल्ड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब आप जानते ही हो, मेंसुरेशन किसे कहते हैं? मेंसुरेशन पीरियड्स को ही कहते हैं। जब लड़कियों में पीरियड्स आता है 28 दिन बाद या 30 दिन बाद, इसी को हम कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लड़कियों के रिप्रोडक्टिव पार्ट से खून क्यों आता है? क्योंकि जो एक्स है वो मैच्योर हो चुके हैं और वो ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। क्यों ब्रेक डाउन होते हैं? क्योंकि इन्हें स्पर्म्स नहीं मिलता है। अगर स्पर्म्स मिल जाता तब खून नहीं आता है। चलो एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं ना 9 महीने तक, तो उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो बंद हो जाता है। मतलब 9 महीने तक उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से बिल्कुल भी खून नहीं आता है। समझ गए? ये जो मेंस्ट्रुएशन का समय है ये 28 से 30 दिन का होता है। मतलब पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से 30 दिन तक चलता है। मतलब अगर एक बार लड़कियों के ओवरीज से एक मैच्योर एग रिलीज हो जाता है तो वो दूसरी बार कब रिलीज होगा? 28 दिन बाद या
30 दिन बाद। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी। जो लड़कियों में पहली बार मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो का मतलब जब लड़कियों में पहली बार उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है ना, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम देते हैं नाम मेनार्क। ठीक है। और लड़कियां जैसे ही 45 या 50 साल की होती है ना, तो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से खून आना बंद हो जाता है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? मेनार्क। और जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? मेनोपॉज। समझ गए? एक चीज यहां पर यह बताई गई है यार कि इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर। शुरुआत के दिनों में जब पहली बार लड़कियों का ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स आना शुरू होता है ना, तो हो सकता है कि ये इरेगुलर हो। इरेगुलर हो का मतलब अगर पहली बार लड़कियों में 28 दिन में पीरियड्स आया है, तो हो सकता है अगले महीने लड़कियों में 22 दिन 23 दिन में ही पीरियड्स आ जाए। हो सकता है उसके तीसरे महीने लड़कियों में 1 महीने 10 दिन बाद पीरियड्स आए। मतलब इरेगुलर हो सकता है, और थोड़े टाइम बाद जब लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती है ना, तो ये रेगुलर हो जाता है। फिर ये टाइम टू टाइम आता है, हर 28 या 30 दिन बाद लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर आने लगता है। समझ में आया अब यहां पर आपको क्या मैंने बताना चाहा है आपको इस टॉपिक में? चलो, अब पहली कुछ जानना चाहती है। पहली क्या जानना चाहती है? पहली कहती है कि जो लड़कियों में रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है वो कब से कब तक होती है? मिनार्क से लेके मेनोपॉज तक होती है। क्या पहली सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। हम मिनार्क किसे कहते हैं? जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो की स्टार्टिंग होती है। और मेनोपॉज किसे कहते हैं? जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो की एंडिंग होती है। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के समय को, मतलब 12 साल से 14 साल की उम्र में ये स्टार्ट होता है, 45 और 50 साल की उम्र में ये एंड हो जाता है। तो इस बीच के समय को हम कहते हैं कि इतने दिन की ही लड़कियों की रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। केवल इतने ही दिन से लेके इतने दिन के बीच में लड़कियां सेक्स कर सकती हैं। तो मजा आया टॉपिक पढ़ने में यार? आगे पढ़ते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। मतलब जो लड़कियों में पीरियड्स आता है वो किस वजह से आता है? हार्मोन्स की वजह से आता है। कैसे आता है? द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग्स। ये जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है? जान लो आप, 28 दिन का होता है। इस 28 दिन में ओवरीज क्या क्या काम करती है? ओवरीज जो एक्स होती हैं पहले तो उनको मैच्योर करती है, पहले तो एक्स को बड़ा करती है, उसके बाद उसको रिलीज कर देती है। और जब एक बार ओवरीज एक्स को रिलीज कर देती है ना, तो जो यूटेरस की दीवार होती है, ये देख रहे हो, ये यूटेरस है और ये इसकी है वॉल। ठीक है। तो एक बार जब इसमें एग आ जाता है ना, तो ये यूटेरस की जो दीवार होती है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, थिकनिंग और ज्यादा चौड़ी हो जाती है। और अगर ब्रेक डाउन होता है, मतलब अगर लड़कियों को स्पर्म्स, अगर लड़कियों का जो मैच्योर एग है जो अभी अभी रिलीज हुआ है, अगर उनको स्पर्म्स नहीं मिलता है ना, तो क्या हो जाता है? ये जो एक्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी कब होती है? जब लड़कियों के एग्स से हमारे स्पर्म्स, हम लड़कों के स्पर्म्स मिल जाते हैं, तब तो हम कह देते हैं कि चलो ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन अगर लड़कियों के एग से हमारे स्पर्म्स नहीं मिलता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तब क्या होता है? तब वही एग्स टूट के खून के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्योर ब्लड होता है। इसी को लड़कियों में हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं। समझ में आया? इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड। चलो, एक तो ये चीज हो गई कि अगर यूटेरस में एक बार एग आ गया, ठीक है, और अगर लड़कों का स्पर्म्स इसे नहीं मिलता है, तब ये टूट जाता है और ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाता है। लेकिन अगर जो लड़कियों के ओवरी से एग रिलीज हुआ है, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है मतलब अगर उसको लड़कियों और लड़कों का स्पर्म्स मिल जाता है, अगर लड़कों का स्पर्म और लड़कियों का जो एग होता है वो मिल जाता है, तो हो जाता है फर्टिलाइज। और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या हो जाता है? जो एक नया केमिकल बनता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिवाइड होने लगता है, और डिवाइड होके बच्चे का अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी वो बनाता है। और जब ये सारी चीजें डेवलप हो रही होती हैं, तो ये जो एग होता है ना, वो क्या हो जाता है?
इम्बेडेड इन द यूटेरस। यूटेरस दिख रहा है आपको? हमने आपको चैप्टर नंबर 9 में ही पढ़ाया था कि जैसे ही जब 9 महीने, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और अगले 9 महीने तक जब बच्चा पैदा होता है, इस बीच में जो जाइगोट होता है वो यूटेरस की दीवार से सटा हुआ होता है, इम्बेडेड होता है। ठीक है, और यही दीवार से ये जो बच्चा है वो फर्दर डेवलपमेंट करता है, मतलब अपने बचे हुए बॉडी पार्ट्स को डेवलप करता है। उसको नाक आता है, उसको कान आते हैं, हाथ पैर मुंह सब कहां डेवलप होता है? यूटेरस के वॉल से जब वो सटे होते हैं तभी ये सब कुछ होता है। ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ ली है। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ा यार, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वहां आपको मिल जाएंगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। यार ये बहुत मजेदार टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे 9 महीने बाद लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यहां पर पहली कुछ सोच रही है, कुछ पूछ रही है, पहले इसको हम जवाब दे देते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। पहली क्या कह रही है? पहली कह रही है कि मैंने सुना कि जो मेरी माँ है और जो मेरी आंट है, जो मेरी चाची है ना, वो बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं? कि जो मेरी कजिन है उसको बच्चा पैदा होने वाला है। अब ये बातें कर रही हैं कि इस कजिन को आगे चलकर लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, इस बारे में मेरी माँ और मेरी आंट बातें कर रही हैं। अब पहली पहली जो कि साइंस की स्टूडेंट है वो क्या सोचती है? वो सोचती है कि यार किस वजह से, कौन सी चीज पर डिपेंड होता है कि अगर एक बार कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से आगे चलकर लड़का पैदा होता है, या वो कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से आगे चलकर लड़की पैदा होती है। तो इस बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। समझ गए? इस टॉपिक का नाम भी है बॉय और गर्ल, लड़का या लड़की। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। जो जाइगोट होता है, जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। जाइगोट किससे बनता है? जाइगोट एक ऐसा केमिकल होता है जो लड़कियों के एग्स से और लड़कों के स्पर्म्स को मिलाकर जाइगोट बनता है। यही जाइगोट 9 महीने बाद एक बच्चा पैदा कर देता है। समझ गए? चलो, तो इसी जाइगोट के अंदर ना वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो गर्ल होगा कि वो बॉय होगा। अब इस जाइगोट के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जो इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इकट्ठा किए हुए है? वो कौन सी चीज है? दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। देखो यार, इस जाइगोट के अंदर ना एक पतले धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में सारे इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। ये क्रोमोसोम्स कहां होते हैं? ये क्रोमोसोम इसी जाइगोट के अंदर होते हैं। और क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है इनके अंदर। ठीक है, और ये बताते हैं हमें कि आगे लड़का पैदा होगा कि आगे लड़की पैदा होगी। कैसे बताते हैं? देखो, चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा है यार कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, हमने उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेल होता है, जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स ही बताते हैं कि ये सेल का नेचर कैसा है, ये सेल कहां का है। मतलब ये हमारे फेस का सेल है कि ये हमारे हाथ का सेल है कि हमारे पैर का सेल है, ये किस चीज से पता चलता है? क्रोमोसोम से पता चलता है। सेम इसी तरीके से, सेम बिल्कुल ऐसे ही ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हम इंसानों के अंदर ना, हमारे सेल्स के अंदर लगभग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाम हम सेक्स क्रोमोसोम्स देते हैं। हम इन्हें सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें बताते हैं कि भाई लड़का पैदा होगा
कि लड़की पैदा होगी। जो बेबी पैदा होने वाला है उसका सेक्स क्या होगा, वो गर्ल होगी कि बॉय होगी, ये हमें कौन बताता है, ये हमें क्रोमोसोम्स बताते हैं। और वो कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, हमने यहां पर देखा ना कि दो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, और यही क्रोमोसोम्स बताते हैं हमें कि लड़का पैदा होगा कि लड़की। चलो, तो इन क्रोमोसोम्स का नाम है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। भाई ये एक्स और वाई का मतलब क्या है, ये फंडा क्या है, हम ये पढ़ते हैं इसमें। अ फीमेल हैज टू क्रोमोसोम्स। अब देखो याद रखना, एक जो फीमेल होती है, एक जो महिला होती है ना, उसके अंदर ऑलरेडी उसका जो एग होता है, जो ओवरी से एग रिलीज होता है ना, उसमें ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, लड़कियों में केवल और केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, याद रखना, और वो कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन लड़कों में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, एक्स और वाई, दोनों क्रोमोसोम लड़कों में प्रेजेंट होता है। याद रखना, लड़कियों में कितना, केवल एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और लड़कों में कितना, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक्स और वाई। समझ गए, द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो, अगर यहां पर लड़की का ये गैमेट है, लड़की के ओवरी से एक्स निकलता है, तो इस एग में केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम है, और वहीं लड़के का स्पर्म निकलता है, तो इस स्पर्म में दो क्रोमोसोम है, एक कौन सा, एक्स है, और एक कौन सा है, वाई है। अब आगे क्या होता है, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन क्रोमोसोम। जब स्पर्म यहां से निकलता है और ओवा यहां से निकलता है, तो स्पर्म के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और ओवा के पास केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन 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 जैसे ही वन काइंड हैज एन एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज वाई क्रोमोसोम, ये यहां पर वही बताया गया है कि लड़कों के स्पर्म के अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, और वहीं पर लड़कियों के एक्स के अंदर केवल एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सा, एक्स क्रोमोसोम। अब इसका काम क्या होता है यार, सी फिगर 10.4, जो ये फिगर 10.4 ये नीचे दिया गया है ना, मैं इसी चीज से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी लिखा है, वो सारी चीजें मैं आपको इस फिगर से ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो क्या होता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि जो मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के एग के साथ मिलता है, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन याद रखना, देखो हम जानते हैं कि स्पर्म्स में दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक वाई क्रोमोसोम होता है और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है और वो लड़कियों में तो केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, वो कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अगर लड़के के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है और वो लड़की के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है, फ्यूज करता है ना, तो जो बेबी पैदा होगा, तो वो कौन सा बेबी पैदा होगा, एक्स और वाई का मतलब होता है बॉय पैदा होगा। समझ गए, और वहीं लड़के का स्पर्म अगर एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है और वो लड़की के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है, तो एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम मिलके क्या बना देते हैं, एक्स एक्स, मतलब ये क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। वहीं यहां से लेके यहां तक बताया गया है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosome and develop into a female child। यहां पर यही बताया गया है कि अगर जो मेल का स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो लड़की के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है, तो ये फीमेल पैदा करता है, ये गर्ल चाइल्ड पैदा करता है। और क्या लिखा गया है, और लिखा गया है कि इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग, एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। कहा गया है कि अगर स्पर्म जो होता है, अगर वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है और लड़की के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम मिला के क्या बना देते हैं, एक मेल चाइल्ड को पैदा कर देते हैं। अब समझ में आया लड़का कब पैदा होता है और लड़की कब पैदा होती है। चलो आगे चलते हैं। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि भाई
बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा ये फादर पे डिपेंड करता है, फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अगर फादर का क्रोमोसोम Y है तो Y और X मिलकर लड़का पैदा होगा। अगर फादर का क्रोमोसोम X है तो X और X मिलकर क्या पैदा होगा? लड़की पैदा होगी। द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। अभी क्या होता है ना यार, ज्यादातर ये इंडिया में होता है कि अगर लड़की हो गई है तो उस मां को दोषी ठहराया जाता है कि तुमने लड़की पैदा किया, तुमने लड़की पैदा किया, लेकिन उसमें उस मां की कोई गलती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फादर का जो स्पर्म होता है, अगर वो वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है तभी लड़का होता है, और अगर वो एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है तब तो लड़की होती है। मतलब ये टोटली किस पे डिपेंड होता है? ये लड़की पे डिपेंड हो, सॉरी, फादर पे डिपेंड होता है कि वो वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है कि ये एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करता है। अगर वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा तो एक्स और वाई मिलकर क्या बन जाएंगे? लड़का। और एक्स मिलकर क्या बन जाते हैं? लड़की बन जाती है। तो जो ये सोचना है हमारा कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, ये मां पर डिपेंड होता है, ये बिल्कुल गलत होता है। और इसलिए मां को ब्लेम करना बहुत ही अनजस्टिफाइड है, बहुत ही अन्याय है। समझ गए? तो आई थिंक यार आपको ये सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यार हमने चीजों को जितना सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करी है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए यार तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लिए ही हम हैं और आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।